वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 11 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और आप डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास की डेली पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आप सभी के लिए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर आज आपने संघर्ष कर लिया है, आज आपने मुसीबत देख ली है, आज आपने जो है अपने लिए मेहनत कर ली है, तो आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप बस निरंतर चलते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको आपकी मंजिल निश्चित मिलेगी। जो समस्याएं तो आती रहती है जीवन में, तो इन समस्याओं से आगे बढ़कर आपको अपने लिए मेहनत करना होगी और मेहनत करना होगी, लेकिन प्रतिदिन करना होगी, रेगुलर करना होगी, हर समस्या से आगे निकल कर। तो मुझे उम्मीद है आप रेगुलर क्लास भी लेते हैं और जो है अपनी मेहनत भी करते हैं अपनी जो एग्ज़ाम है उसे फोड़ने के लिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली? तो पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जयश्री वेंकटेशन यह पहली भारतीय बनी है रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली। जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद बनी है जयश्री वेंकटेशन। और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है, रामसर पुरस्कार। और तमिलनाडु में इन्होंने केयर अर्थ ट्रस्ट की स्थापना की थी। तमिलनाडु में इनके द्वारा केयर अर्थ ट्रस्ट की स्थापना की थी 2000 में। रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें तो यह कहाँ पर होती है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है और यह ईरान में आयोजित होती है। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को इसका आयोजन होता है रामसर कन्वेंशन का। इसलिए हम 2 फरवरी की तारीख को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत की कुल अभी कितनी रामसर कितने स्थल है जो रामसर सूची में शामिल है? तो 89 कुल 90 स्थल ऐसे जो रामसर सूची में शामिल है। और भारत अभी एशिया में पहले स्थान पर है रामसर सूची के शामिल होने में। तो 89 90 स्थल शामिल है कुल। आर्द्र भूमि अगर बात करें, आर्द्र भूमियों से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है आर्द्र भूमियों से। इसके अतिरिक्त मीथेन गैस का उत्सर्जन और कहाँ से होता है? तो जो कोयला खदान है यहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगर बात करें पशु जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और जो दलदली क्षेत्र होते हैं दलदली क्षेत्र से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है दलदली क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? अभी कुछ समय पहले यहाँ के जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद मार्क कार्नी यहाँ के जो है नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने अभी कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था और लिबरल पार्टी से थे। तो लिबरल पार्टी से ही अब नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं कनाडा के? तो मार्क कार्नो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नो बने हैं। और 89% जो इन्हें मत प्राप्त हुए हैं। यह पहले यहाँ के केंद्रीय बैंक के उसके पूर्व गवर्नर रह चुके मार्क कार्नो, जो कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री होंगे। और चुनौती क्या है इनके सामने? तो अभी यूएसए में जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा की है कि जो इन पर जो अप्रैल के माह से जो टैरिफ बढ़ाएगा, अर्थात जो टैरिफ है, जो कर है, उसको बढ़ाने वाला है यूएसए। तो इनके सामने प्रमुख चुनौती रहेगी कि यूएसए का टैरिफ का दबाव। फ्रेडरिक मर्ज अगर बात करें तो अभी हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज कहाँ के चांसलर बने? तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। और अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीए स्टारमर बने। कौन बने? कीए स्टारमर, ये अभी यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने।
कनाडा के बारे में अगर देखें तो यहाँ की राजधानी क्या है, ओटावा है कनाडा की राजधानी। मॉन्ट्रियल यहीं पर स्थित शहर है कनाडा में, जहाँ पर ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन होता है 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा बनाने वाला देश भी कौन सा है, तो सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा बनाने वाला देश भी कौन सा है, तो यह कनाडा है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर सम्मेलन होता है। और ओजोन को मापने की इकाई क्या है, तो डाप्सन किसकी मापने की इकाई है, तो ओजोन को मापने की इकाई क्या है, डाप्सन है। अथावास्का झील भी यहीं पर स्थित है कनाडा में, जो यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अथावास्का झील यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी जो है सीमा रेखा बनाती है, कौन सी अक्षांश, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसने 2025 के वर्ष को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम वर्ष है, इस क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है यूएनओ ने 2025 के वर्ष को। 2023 का वर्ष हमने किस रूप में मनाया था, तो जो मोटे अनाज है मिलेट्स, इनके वर्ष के रूप में 2023 को मनाया गया था। और 2024 को केमलिट्स वर्ष, ऊँटों के वर्ष के रूप में मनाया था यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ हुआ है, तो फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास किसके मध्य हुआ है, तो यह यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित हुआ है फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास। फ्रीडम शील्ड 2025 यह यूएसए और साउथ कोरिया के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास है यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य होने वाला। लाइव फायर पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, जो लाइव फायर है यहाँ पर रोक लगाई है, क्योंकि जो फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास 2025 हो रहा था यह दक्षिण कोरिया में, तो यहाँ पर यूएसए के जो लड़ाकू विमान है इन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जो नागरिक क्षेत्र है यहाँ पर फायर हो चुके हैं कुछ गलती से जो यूएसए है उनके द्वारा, तो इस पर लाइव फायरिंग पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास में। अगर कुछ युद्धाभ्यास के बारे में देखें तो भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है, धर्मगोर्जन युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के मध्य। भारत और यूएसए के मध्य वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कश युद्धाभ्यास आयोजित होता है। भारत और रूस के मध्य इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वोन यहाँ की मुद्रा है। सियोल यहाँ की राजधानी है, वोन यहाँ की मुद्रा है। और जो सेकंड एआई सम्मेलन हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यह कहाँ पर हुआ था, सियोल में ही हुआ था दक्षिण कोरिया में। जो फर्स्ट है ये कहाँ पर हुआ था, ब्लेचले में हुआ था। ब्लेचले कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। सेकेंड वाला सियोल में हुआ था। थर्ड वाला अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने सह अध्यक्षता भी की थी, पेरिस में हुआ है थर्ड वाला। और फोर्थ 2025 में कहाँ पर होगा, तो यह भारत में होने वाला है चौथा एआई सम्मेलन, कहाँ पर, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है, तो भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है, तो दिंग तारा कंपनी से। और भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है स्कोट। स्कोट यह वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष उपग्रह हुआ है यह दिंग तारा। और यह दिंग तारा जो स्टार्टअप है इसके द्वारा भेजा गया है स्कोट को। और लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा यह, तो जो ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट है, ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट जो स्पेस एक्स का रॉकेट है, तो ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के द्वारा स्कोट को भेजा जाएगा। और दिंग तारा जो कंपनी है स्टार्टअप दिंग तारा, इसके द्वारा इसे भेजाया जाएगा। और इसकी फर्स्ट तस्वीर भी इसने लॉन्च कर दी है। तो फर्स्ट तस्वीर किसकी लॉन्च की इसने, तो ब्यूनस आयर्स की फर्स्ट तस्वीर भी लेकर इसने भेज दी है, जो
दिंगतारा कंपनी द्वारा स्कोट को लॉन्च किया गया है। ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह होने वाला है, अर्थात आप इसको जो भुगतान करके, इसको कुछ राशि का भुगतान करके आप इससे जो है निगरानी रख सकते हैं, किसी भी जगह की या वहाँ के सर्विलांस की जानकारी दे सकता है आपको। यह वाणिज्यिक उद्देश्य से लॉन्च किया गया है स्कोट, और दिंगतारा स्टार्टअप के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो अभी भारत में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? उत्तर प्रदेश नोएडा में रखी गई है। यहाँ के सीएम जो योगी आदित्यनाथ है उनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के नोएडा में रखी गई है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की। और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के? तो जो सत्या नाडेला जी है वर्तमान में सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। और इसका फोकस क्या रहने वाला है इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का? तो इसके फोकस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और क्लाउड सर्विस इसके फोकस में रहने वाली है। ये कार्य आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें जो रोबोट, एआई रोबोट कौन सा विकसित किया था भारत के द्वारा? इसरो ने कौन सा रोबोट विकसित किया है? इसरो ने कौन सा रोबोट विकसित किया है जो हमारा मानव अंतरिक्षयान गगनयान जाएगा, उसके लिए हमने कौन सा रोबोट विकसित किया था? तो व्योम मित्र रोबोट विकसित किया गया था इसरो के द्वारा। किसके लिए? जो मानव मिशन जाएगा हमारा गगनयान, इसके लिए। और जो मानव मिशन जाएगा इसके लिए भी हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। तो महेंद्रगिरी जो तमिलनाडु है, यहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई है। और अगर बात करें क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है, क्रायो का अर्थ क्या होता है क्रायोजेनिक का? तो क्रायो अर्थात अति निम्न तापमान पर यह कार्य करने में सक्षम होता है। इसमें जो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है, इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? अर्थात जो केले पक जाते हैं और जो खराब हो जाते हैं, तो अभी इसके लिए जीन एडिटिंग किया गया है केले में। और धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया है। नॉन ब्राउनिंग केला, यह धीमी गति से पकने वाला केला होगा नॉन ब्राउनिंग केला। और ट्रोपिक कंपनी यूनाइटेड किंगडम की, इसके द्वारा जो फूड वेस्ट है इसको कम करने के लिए इसका विकास किया है नॉन ब्राउनिंग केले का। अर्थात आप इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी? तो छिलके निकालने के 12 घंटे बाद भी यह फ्रेश रहेगा। अर्थात जो केले काले हो जाते हैं कुछ समय बाद, जो आप छिलका निकाल लेते हैं या ऐसे रखे होते हैं, तो यह जो है 12 घंटे तक इनमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो काला है यह नहीं होगा जो आपका केला है। तो नॉन ब्राउनिंग केला धीमी गति से पकने वाला केला है। और ट्रोपिक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी, इसने इसका विकास किया है। और जो है ट्रोपिक कंपनी, इसने और फूड वेस्ट को कम करने के लिए इसका विकास किया गया है। और इसकी सेल्फ लाइफ 12 घंटे होगी। 12 घंटे तक यह फ्रेश केला रहने वाला है। केला कैसा है? तो अलैंगिक होता है। जो केला किस प्रकार से जो होता है? तो अलैंगिक जनन के द्वारा। और इसमें से कौन सा जो जीन है बाहर निकाला गया, या कौन सा एंजाइम बाहर निकाला गया जिसके कारण जो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ने वाली है? तो पॉलीफेनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम है जो यह बाहर निकाला गया है इस केले में से, जिसके कारण यह जल्दी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, जो इसका स्थापना दिवस का आयोजन कहाँ पर हुआ है इस पर परेड? तो तमिलनाडु में परेड का आयोजन हुआ है। CISF स्थापना दिवस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में। 1968 के एक्ट से 1969 में इसकी स्थापना होती है CISF की। और 2025 में इसका स्थापना परेड दिवस कहाँ पर मनाया गया? 7 मार्च में। तो यह तमिलनाडु के जो थल्लोकम स्थान है यहाँ पर मनाया गया, जहाँ पर इसका मुख्यालय है, जहाँ पर इसका जो CISF का प्रशिक्षण केंद्र है थल्लोकम में,
तमिलनाडु में। यहाँ पर इसका स्थापना परेड दिवस मनाया गया और 56वें क्रम का इसका स्थापना वर्ष था इस बार। और तमिलनाडु के थल्लोकम में इसका आयोजन होता है और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर गए हुए थे। तो जो तमिलनाडु थल्लोकम में इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, इसका नाम भी चेंज करने की घोषणा की है। थल्लोकन की जगह अब इसका नाम किया जाएगा प्रशिक्षण केंद्र का राजादित्य चोल इसका नाम किया जाएगा, चोल वंश के राजा के नाम पर। CISF की फर्स्ट महिला हेड कौन बनी थी? अभी कुछ समय पहले यह हेड बनी थी। तो जो IPS नीना सिंह है, ये CISF की हेड बनने वाली प्रथम महिला थी, CISF। और अभी माधवीपुरी बुच किसकी हेड बनने वाली प्रथम महिला थी? तो जो सेबी है, सेबी की प्रथम महिला हेड कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच जी बनी थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण के डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जो बाल टीकाकरण है उसको डिजिटल निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप को लॉन्च किया है। राइज ऐप यह लॉन्च किया गया है यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और जो बाल टीकाकरण है उसको डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके, अर्थात किस जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, इनको कौन सा टीका लगाया जा चुका है, इसका जो रिकॉर्ड डिजिटल रूप से होगा। तो जो स्टाफ नर्स है वह टीकाकरण की निगरानी रख सकें, उन्हें भी जो कौन कौन से टीके जिस जो है शिशु उसे लग चुके हैं इसके बारे में जानकारी रह सके, इसलिए राइज ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और राइज का फुल फॉर्म क्या है? तो रैपिड इम्यूनेशन स्किल इन्हेंसमेंट, रैपिड इम्यूनेशन स्किल इन्हेंसमेंट इसका फुल फॉर्म है राइज का। अगर मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण से ही संबंधित है और 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ होता है मिशन इंद्रधनुष और वैक्सीनेशन से संबंधित है यह। और 25 जनवरी को किसकी जयंती होती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। और इस दिन कौन से दिवस के रूप में मनाते हम? तो इस दिन भारत में जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो है 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो 26 दिसंबर इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो जो है वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट हक यह एयरफोर्स के लिए लॉन्च किया है HDFC बैंक के द्वारा। जो HDFC के रिटायर्ड या जो पेंशन भोगी हमारे जो जवान हैं या जो पेंशन भोगी नागरिक है, उनको रक्षा पेंशन कर्मियों को कल्याण के लिए, रक्षा पेंशनकारियों के कल्याण के लिए और उन्हें बेहतर अनुभव देने के लिए HDFC बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट हक प्रारंभ किया गया है। और हॉक का फुल फॉर्म में हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, HAKK हॉक का फुल फॉर्म है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। और HDFC बैंक के द्वारा जो एयरफोर्स के हमारे जवान हैं, जो रिटायर है, जो पेंशन भोगी है, उनके लिए यह प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें HDFC बैंक की, वह बैंक है जो लक्षद्वीप में पहली प्राइवेट बैंक की ब्रांच खोलने वाला है। तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाली पहली प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो यह भी HDFC ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो दिल्ली सरकार ने प्रारंभ की है। यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और गवर्नमेंट यहाँ पर बनने के पहले चुनाव में जो है वादा किया था बीजेपी सरकार ने कि यहाँ पर जो महिलाओं को 25 रुपये मासिक जो है राशि प्रदान की जाएगी सहायता के रूप में, अगर यहाँ पर जो सरकार बनती है बीजेपी की। तो दिल्ली में चुनाव हुए थे, बीजेपी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को यहाँ पर 2500 रुपये आर्थिक सहायता के लिए दिए जाएंगे। तो अभी जो महिला समृद्धि योजना के नाम से 2500 रुपये आर्थिक सहायता के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा दिल्ली में यह योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ पर चुनाव होते हैं, कितनी 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होते हैं और बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी के द्वारा जो रेखा गुप्ता जी है, इन्हें CM बनाया गया है दिल्ली का। और ये चौथी महिला CM है कहाँ की? दिल्ली की। महिलाओं को 2500 रुपये मासिक रूप से यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। महिलाओं के लिए और भी जो राज्य सरकार है उनके द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है आर्थिक सहायता के लिए। जैसे महाराष्ट्र में माझी लड़की योजना प्रारंभ की गई है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, झारखंड में मैया सम्मान योजना है। तो भाई महिलाओं को जो आर्थिक रूप से सशक्त करना है और जो युवा है, जो लड़के हैं, इनका क्या होगा भगवान ही जाने, इनको कोई आर्थिक सहायता
कोई छूट नहीं, कोई आरक्षण नहीं अलग से। और महिलाओं के लिए जो पदों में आरक्षण भी, तो जो पुरुषों का पता नहीं क्या होने वाला है। जो महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आगे ले जाना है। तो अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा आप, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्लास का जो अनुभव है कैसा रहा, और आपका टाइम सेविंग के साथ साथ आपको बेहतर जो समझ में आता है या नहीं जो क्लास में कंटेंट में समझाता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे? तो खंजर 12 युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में स्वीडन को पहला स्थान मिला है। अर्थात महिलाओं के लिए काम करने की सर्वाधिक जो है सुविधा है कहाँ पर है। हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चीन के लियू जियाकुन को चुना गया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है न्यूजीलैंड को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ पर? दुबई में हुआ था फाइनल मैच, और होस्ट कौन था? पाकिस्तान नल्ला। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 मिसाइल का अनावरण किया है। वशारोध क्या है? तो ये जो कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है भारत की। और गांडीव जो भी अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल का नाम क्या कर दिया गया है? गांडीव कर दिया गया है। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का 9वां होने वाला है, और देश का 58वां टाइगर रिजर्व हो गया है। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो प्रवण वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। और डी गुगेश ने फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी इस वर्ष की। हाल ही में 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो विश्व सतत जो SDG सम्मेलन है यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? तो असम में यह स्थित है। हाल ही में बसंत उत्सव चापचारकूट, या जिसे बम्बू डांस भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? चिरौ भी कहा जाता है। तो चापचारकूट का आयोजन कहाँ पर? मिजोरम में हुआ है। अब हम आज के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो श्री वेंकटेशन पहली महिला है या पहली भारतीय पर्यावरणविद है। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कार्नी यहाँ की नए प्रधानमंत्री बने। किस देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ है? तो USA और दक्षिण कोरिया के मध्य इसका आयोजन होता है। चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध दिंग तारा कंपनी से है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला नोएडा में रखी गई है उत्तर प्रदेश में। जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। CISF की स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हॉक किसने प्रारंभ किया है? तो यह प्रोजेक्ट हॉक HDFC बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। धन्यवाद। जय हिंद।